Hello student, welcome back to the fourth lecture of polymer chapter. In this lecture we are going to talk about low density polyethylene and high density polyethylene. उसके बाद टेफ्लॉन है, उसके बाद PMMA भी हम लोग पढ़ेंगे, सेरम क्या होता है उसका प्रिपरेशन पढ़ेंगे एंड सिंथेटिक रबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे. Now students, before starting the lecture, let us revise what we have studied in the previous lecture. In the previous lecture we have discussed all the mechanisms which are involved in addition polymerization. बोर्ड्स के जो स्टूडेंट्स हैं बच्चों, वो सिर्फ याद रखना फ्री रेडिकल ही आपके सिलेबस में है, कैटायनिक एनायनिक के बारे में वो सब हम लोग डिस्कस नहीं करते, ठीक है. बट मैंने आपको तीनों कवर करके दिया. इफ यू टॉक अबाउट, अगर मॉलिक्यूल सिंपली न्यूट्रल है, उसके अंदर ज्यादा कोई चार्जेस या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, तो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन होता है एडिशन में. उसके बाद में अगर हमारे पास में डबल बॉन्ड के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो वहां पे आपका कैटायनिक होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड होता है, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वी हैव एनायनिक पॉलीमराइजेशन. वो किसके बेस कैटालाइज होता है बच्चों. ये हम लोग ने डिटेल में डिस्कस कर लिया था. उसमें हम लोगों ने 3 स्टेप पढ़े थे. चेन इनिशिएशन हर एक में था, चेन इनिशिएशन, चेन propagation, and third one was chain termination step. Now students, in this lecture we are going to discuss low density polyethylene and high density polyethylene. So basically this is what polymerization of ethene. ध्यान देना. If we talk about polyethylene और पॉलीथीन, इसके तीन नाम बोल सकते हो. पॉलीइथीन बोल सकते हो, पॉलीथीन बोल सकते हो, या फिर पॉली इथाइन भी बोल सकते हो, राइट. इथिलीन बोल सकते हो, पॉलीइथाइन नहीं, पॉलीइथिलीन. नाउ इफ यू टॉक अबाउट दिस कंपाउंड, ये इथीन के पॉलीमराइजेशन से बनता है. बट अगर हम लोग कंडीशंस अगर अलग अलग प्रोवाइड करें तो डेफिनेटली बेटा उसका पॉलीमराइजेशन में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं. जैसे अगर आप ये कंडीशंस प्रोवाइड करोगे तो लो डेंसिटी पॉलीथीन बन जाएगा, जिसको हम लोग शॉर्ट में अब्रीविएशन में LDPE भी बोलते हैं, या फिर बहुत सारे बुक्स में LDPE भी लिखा होता है, ठीक है. और यहाँ पे हम लोग HDPE या फिर HDPE भी बोलते हैं. तो ये दो चीजें याद रखनी है, ठीक है ना. इसका पॉलीमराइजेशन एज सच में कोई डिफिकल्टी नहीं है. ये इसका पॉलीमराइजेशन है सिंपल, जो हम लोग ने पढ़ा था एडिशन पॉलीमराइजेशन. बट कंडीशंस यू हैव टू रिमेंबर. इफ यू टॉक अबाउट लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन, देन इथीन जो है at a temperature of 350 to 570 Kelvin and pressure is very high, 1000 to 1500 atm, in the presence of traces of oxygen as a catalyst, it gives polyethylene, that is low density polyethylene. Whereas in case of the same temperature range almost 333 to 343 Kelvin, and temperature के बाद यहाँ पे देखो pressure में drastic decrease आया है. क्यों? Because यहाँ पे हमने catalyst बहुत ही अच्छा यूज किया है, that is ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम. वापस सुनना, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम एंड टिटेनियम टेट्राक्लोराइड. इसी को बेटा हम लोग याद रखना जिगलर नाटा कैटलिस्ट बोलते हैं, जिगलर नाटा कैटलिस्ट. और ये जो कैटलिस्ट है इसका नाम बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है. इसका नाम है जिगलर नाटा कैटलिस्ट, ठीक है. नाउ इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज है वो देख लेते हैं. लो डेंसिटी पॉलीथीन जो होता है वो एक ब्रांच मॉलिक्यूल है. स्टूडेंट्स कंफ्यूज होता है, लो डेंसिटी उनको लगता है लीनियर होगा, नहीं, ये एक ब्रांच पॉलीमर है. और ये वाला जो है वो एक लीनियर मॉलिक्यूल है. बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया ब्रांच, इट इज अ लीनियर मॉलिक्यूल, ठीक है. ये एक लीनियर मॉलिक्यूल है स्टूडेंट्स. ये लीनियर है. हाई डेंसिटी वाला जो होता है वो लीनियर होता है, जबकि यहाँ पे ब्रांचेस होते हैं अंदर, ठीक है. उसके बाद आते हैं, अगर मैं इसकी बात करूं डेंसिटी की वाइज, तो डेंसिटी इसका 0.92 अप्रॉक्स 0.92 ग्राम पर सीएम क्यूब होता है, जबकि इसकी डेंसिटी जो होती है वो 0.97. तो इसकी डेंसिटी बेसिकली क्या है, ज्यादा है. इस वजह से हम लोग इसको बोलते हैं हाई डेंसिटी पॉलीमर. बात करें इनके मेल्टिंग पॉइंट की, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 383, जबकि इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 403 केल्विन. बराबर है. जो लो डेंसिटी पॉलीथिलीन होता है इट इज ट्रांसपेरेंट. आप इससे बेटा एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, क्लियर दिखता है हर पर. जबकि इसकी बात करें तो वो ट्रांसल्यूसेंट होता है, ठीक है ना, वो क्लियर नहीं देख सकते आप, ठीक है ना. एकदम क्लियर नहीं होगा ये. ट्रांसपेरेंट यू कैन से इट इज सेमी ट्रांसपेरेंट भी बोल सकते हैं. अगर हम लोग बात करें लो डेंसिटी पॉलीथिलीन की या हाई डेंसिटी, दोनों के दोनों केमिकली इनर्ट होते हैं, मतलब कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, तो आप इसको स्टोरिंग के लिए यूज कर सकते हो. केमिकली इनर्ट विथ मॉडरेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, मॉडरेट टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड हाई टफनेस. On other side, they are also chemically inert, having relatively greater toughness. इसके अंदर टफनेस क्या होगी, ज्यादा होगी, एंड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. इनका टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन, ठीक है ना. अगर यूजेस की बात करें तो जो थैली होती है, प्लास्टिक की थैली जो आप यूज करते हो बेटा, जो सब्जी लेने के लिए हम लोग को सब्जी वाले देते हैं, वो तो ऐसे
ऐसे तो बैन हो गया अभी प्लास्टिक, जब अगर आपने देखा होगा प्लास्टिक थैली जो होता है पैकिंग मटेरियल्स के ऊपर यूज कर सकते हो उसमें, एंड इट इज ऑल्सो यूज एज इंसुलेशन। वायर के ऊपर जो इलेक्ट्रिकल वायर होता है उसके ऊपर जो इंसुलेशन होता है वो किसका होता है, लो डेंसिटी पॉलीथीन, और केबल्स के ऊपर भी जो इंसुलेशन होता है वो किसका होता है, लो डेंसिटी पॉलीथीन। वेराज अगर आप हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन की बात करो तो जो बकेट्स होते हैं, जग होते हैं, या फिर अगर हम लोग बात करें टॉयज होते हैं, उसके बाद कंटेनर्स होते हैं, बड़े बड़े पाइप्स होते हैं, उसके बाद बॉटल्स जो होते हैं, दे आर मेड ऑफ व्हाट, हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन। सो दिस इज बेसिकली व्हाट पॉलीथिलीन के बारे में पढ़ा। इसमें एज सच सिर्फ डेटा है, इंफॉर्मेशन याद रखना है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है जिगलर नाटा कैटलिस्ट, और एक सबसे इंपॉर्टेंट ये लीनियर पॉलीमर है हाई डेंसिटी, और ये ब्रांच है। अब ये ब्रांच कैसे हो गया, लीनियर तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में कंटिन्यूअसली ज्वाइन हो रहे हैं, बट ब्रांच में कैसा होता है उसका मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। समझो हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, ये आपका पॉलीमर है, करेक्ट, ये एन टाइम है समझो ये पॉलीमर है आपका। अभी एक मेरे पास में फ्री रेडिकल है जो यहाँ पे ऐसा लाइन फॉर्म में है, लाइन मतलब अभी तक उसके ऊपर रेडिकल है बेटा, लाइन मतलब केमिस्ट्री में ये होता है पॉलीमर चैप्टर में, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहां से इस ब्रांच के अंदर से ये जो है, सॉरी ये लीनियर मॉलिक्यूल जो है पॉलीमर का, इथिन का, ये पॉलीथीन है, इसके एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके यहां से बेटा इसके ऊपर ये बॉन्ड बना सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रांच हो जाएगा और कुछ नहीं। तो ये इस तरीके से एक एक्स्ट्रा स्टेप ऐड हो जाता है, बट प्रिपरेशन हम लोग को इतना सब डिटेल में लिखना नहीं है। बट ये टेबल जो है बेटा मैंने बहुत ही ज्यादा मेहनत करके इंफॉर्मेशन निकाल निकाल के बनाया। अगर आपको लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी बोर्ड वाले स्टूडेंट सुने, अगर आपको डिस्टिंग्विश पूछ ले तो अभी भी आप बेस्ट इस टेबल में से जो जो डिफरेंट चीजें वो लिख दो। और अगर एंट्रेंस के स्टूडेंट्स की बात करें तो बेटा हर एक एमसीक्यू क्वेश्चन है। सबसे पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है कि टेम्परेचर रेंज क्या है, प्रेशर रेंज क्या है, कौन है कैटलिस्ट, यहाँ पे भी सेम। उसके बाद में कौन सा ब्रांच है, कौन सा लीनियर है, डेंसिटी का वैल्यू अगर उनको थोड़ा सा टफ बनाना है, जनरली ऐसा पूछते नहीं है, बट क्योंकि ये तो पूरा का पूरा बेटा मेमोरी बेस्ड हो जाएगा, जिसको डेंसिटी पता है वही टिक कर पाएगा। उसके बाद में कौन सा ट्रांसपेरेंट है, केमिकल इंडेट है कि नहीं है, उसके बाद में टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये सब चीजों के ऊपर क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो ये टेबल बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। इसमें अगर हम लोग बात करें प्रिपरेशन की तो बेटा प्रिपरेशन एकदम सिंपल था कि यहाँ पे फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन से ये बात बन जाएगी। तो याद रखना लो डेंसिटी रहे या हाई डेंसिटी रहे, दे आर फॉर्म बाय फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, ये हो जाएगा फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। तो ये आपका मैकेनिज्म हो गया। तो उसके बाद में अगर मैं बात करूं इसके अंदर मोनोमर कौन सा है, तो इसके अंदर जो मोनोमर होगा वो होगा इथीन। इसका जो मोनोमर है वो है इथीन हो जाएगा। ये जो बना है वो किस मेथड से बना है, एडिशन पॉलीमराइजेशन से बना है। उसके बाद में क्या मैं इसको चेन ग्रोथ बोलूंगा कि स्टेप ग्रोथ बोलूंगा, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी बोल सकता है इसको, उस प्रोसेस से ही ये बना है। तो ये बेटा पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में बता दिया है, हर एक चीज मैंने कवर कर ली है, कैटलिस्ट से लगा के एक एक चीज। जिगलर नाटा कैटलिस्ट गलती से भी कोई भूलना मत, पॉलीमर चैप्टर बिना इसके कंप्लीट नहीं माना जाता है, हम लोग ऐसा बोलते हैं, बिकॉज ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा रहते हैं। तो बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लो डेंसिटी, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हाई डेंसिटी, डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस टू। और अगर आपको इसमें बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस भी बनाए जा सकते हैं बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए भी बेटा, ठीक है। सो आप लोग इसका फोटो ले लो, फिर हम लोग टेफ्लॉन है, सैरिन क्या होता है, उस सब के बारे में डिस्कस करते हैं। Okay students, so after polythene let us move to the next polymer that is very important, Teflon, or it is also known as PTFE. Full form of PTFE is polytetrafluoroethylene, तो बड़ा नाम है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, ठीक है। अभी ये क्या होता है, टेफ्लॉन नाम सुना होगा, कोटिंग, टेफ्लॉन कोटिंग होता है बेटा, जो नई कार्स होता है उसके ऊपर भी टेफ्लॉन कोटिंग होता है, उसके अंदर जो इंजन होता है उसके अंदर भी कोटिंग होता है, इवन जो आपके कुकवेयर होते हैं, जो प्रेशर कुकर है या फिर नॉन स्टिक कुकवेयर होता है उसके ऊपर भी टेफ्लॉन कोटिंग होता है। तो टेफ्लॉन का बेसिकली प्रिपरेशन क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये, इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, इथीन बोलते हैं, राइट, करेक्ट। इथीन के अंदर टोटल कितने हाइड्रोजन है, 4। तो अगर मैं चारों के चारों हाइड्रोजन को हटा के चारों की जगह पे फ्लोरीन अगर डाल दूं तो टोटल कितने फ्लोरीन डाले मैंने, 4।
Yes, so therefore it will be called as TFE. TFE कैसे? टेट्रा फ्लोरो इथिलीन या टेट्रा फ्लोरो इथिलीन, TFE, करेक्ट। अगर मैं इसका पॉलीमराइजेशन करूं, दिस कंपाउंड ऑन पॉलीमराइजेशन, ठीक है, दिस कंपाउंड ऑन पॉलीमराइजेशन, ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा, तो डेफिनेटली बेटा ये क्या हो जाएगा, CF2 n टाइम्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, पॉली टेट्रा फ्लोरो इथिलीन, शॉर्ट में हम लोग इसको अब्रीविएट करते हैं PTFE। इसी का दूसरा नाम क्या है, टेफ्लॉन। नाउ इफ वी टॉक अबाउट टेफ्लॉन, इसमें मोनोमर यूज्ड कौन सा है, मोनोमर, इसमें जो मोनोमर यूज हुआ है वो है टेट्राफ्लोरोइथिलीन, टेट्राफ्लोरोइथिलीन या फिर टेट्राफ्लोरोइथिलीन, राइट। अगर हम लोग बात करें तो क्या ये एक होमोपॉलीमर है कि हेटेरोपॉलीमर है, यस इट इज होमोपॉलीमर, it is formed by addition polymerization, it is also known as chain growth polymerization, ठीक है। सो ये हो गया इंफॉर्मेशन अबाउट टेफ्लॉन। टेफ्लॉन के जो देखो मैंने आपको पहले बोला प्रॉपर्टीज एंड यूजेस जो है वो मैं आपको एक साथ में सिखाऊंगा, ठीक है। ये हो गया इसका प्रिपरेशन। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वाले की, तो नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं सैरिन, ठीक है। सैरिन जो है वो क्या बेटा, वो देख लीजिए। जनरली आपने बहुत बार देखा होगा कि जो आप समझो कोई मॉल में जाते हो, वहाँ पे जहाँ पे वेजिटेबल सेक्शन रहा रहता है वहाँ पे देखा होगा कि छोटे छोटे टब के अंदर ग्रेप्स होते हैं या फिर फ्रूट्स होते हैं, उसके ऊपर प्लास्टिक का एक फिल्म लगा होता है, ठीक है ना, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का एक फिल्म लगा होता है, उसी को बेटा सेरन बोलते हैं। ये रैपिंग के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सेरन जो है वो कैसे बनता है वो देख लेते हैं। सेरन में बेटा हम लोग याद रखें विनाइल क्लोराइड यूज होता है, ये आपका विनाइल क्लोराइड होता है, प्लस इसके अंदर एक और मोनोमर यूज होता है और वो है इथिलीन क्लोराइड या डाइक्लोराइड बोल दे, 1,1 डाइक्लोरोइथिलीन, ठीक है। लीडिंग क्यों, बिकॉज ये जेमिनल है, तो इसका नाम क्या है, इथिलीन डाइक्लोराइड या क्लोराइड भी लिख देंगे तो चलेगा, और इसका नाम क्या है, विनाइल क्लोराइड। सो इट विल बी अ कोपॉलीमर विनाइल क्लोराइड, बराबर है। इसके भी n मोल्स और इसके भी n मोल्स जब ज्वाइन होंगे तो डेफिनेटली बेटा अभी आपको इजी लगता होगा कि ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट और ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट एंड सो ऑन द प्रोसेस गोज ऑन, ठीक है। सो दिस विल गिव यू ऑन पॉलीमराइजेशन, यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड हो जाएगा डबल बॉन्ड का, यहाँ पे CH, यहाँ पे Cl आ जाएगा, यहाँ पे CH2 ही रहेगा और यहाँ पे C, यहाँ पे Cl और यहाँ पे भी Cl and this will be n times. So this is your सेरन, इसको सारन मत बोलना, सेरन है ये, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसके मोनोमर्स की, तो इसके मोनोमर्स जो है वो कौन कौन से हैं बच्चों, मोनोमर है इसमें विनाइल क्लोराइड, फर्स्ट वन विनाइल क्लोराइड, एंड दूसरा जो है वो है इथिलीन डाइक्लोराइड या इथिलीन क्लोराइड भी लिख देंगे तो चलेगा, बिकॉज लीडिन है तो इट इज अंडरस्टूड जेमिनली है, ठीक है। इथिलीन डाइक्लोराइड। अगर हम लोग बात करें तो क्या ये कोपॉलीमर है, यस इट्स अ कोपॉलीमर, बिकॉज एक से ज्यादा मोनोमर यूज हुए, बट यहाँ पे कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स निकल रहे क्या, नहीं, तो इसको एडिशन पॉलीमराइजेशन बोलेंगे। एट द सेम टाइम इट विल बी फॉर्म बाय चेन ग्रोथ मेथड, तो चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। अभी तक आपने देखा होगा मैंने फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में बात नहीं किया, जनरली फंक्शनल ग्रुप में है एक ही लेक्चर में, मतलब नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग नोवेलाइट क्या होता है, बेकलाइट क्या होता है, वो सब हम लोग एक एक अच्छे से पैटर्न वाइज नोट्स बना रहा हूँ, ठीक है। चलो ये हो गया सेरन। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट PMMA, इसका पूरा नाम है पॉली मिथाइल मिथ एक्रिलेट, पॉली मिथाइल मिथ एक्रिलेट, ठीक है। इसको प्लेक्सीग्लास भी बोलते हैं, बहुत हार्ड होता है। जो एयरक्राफ्ट के विंडोज होते हैं, एयरक्राफ्ट के विंडोज वो इस मटेरियल के बने होते हैं, इवन लेंसेज जो होते हैं वो भी इस मटेरियल के बनते हैं बेटा, ठीक है।
इसके अंदर मोनोमर क्या यूज होता है वो देख लीजिए। पॉलीमर हटा दीजिए, मिथाइल एक्रिलेट, लास्ट में एट आया मतलब ये एक एस्टर हो जाएगा, ठीक है। नाउ अगर हम लोग बात करें इसके मोनोमर की, तो CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, एस्टर वाला पार्ट CH3। देखो मिथाइल मिथ एक्रिलेट, मिथाइल मिथ एक्रिलेट, और ये कितने टाइम्स लेना है आपको, n टाइम्स लेना है, ठीक है। अगर मैं बात करूं पॉलीमराइजेशन प्रोसेस की, ठीक है, तो इसके कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, n मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो वापस से ये वाला जो बॉन्ड है, अगर मैं बात करूं तो इसमें कौन सा वाला आएगा, अनायनिक आएगा कि कैटायनिक आएगा। याद करो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये, मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा, तो मैंने आपको पॉलीमराइजेशन प्रोसेस बताया था, कौन सा था, एनायनिक पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, ठीक है। सो दिस कंपाउंड ऑन पॉलीमराइजेशन, इसका नाम क्या है, MMA, दैट इज मिथाइल मिथ एक्रिलेट, मिथाइल मिथ एक्रिलेट। अगर आप चाहो तो इसका IUPAC नाम भी सब में लिख सकते हो, कोई मनाही नहीं है। बट दिस कंपाउंड ऑन पॉलीमराइजेशन विल प्रोड्यूस CH2, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे आपका एस्टर वाला ग्रुप नीचे आ जाएगा, इसको मैं n टाइम्स शो कर रहा हूँ। तो इसका भी पूरा नाम मैं लिख रहा हूँ, इट इज PMMA, राइट। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको इसके यूजेस बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत बार पूछे गए, ठीक है। तो इसका जो मोनोमर है वो कौन सा है वो देख लीजिए, चलो बताओ। इसका मोनोमर है मिथाइल मिथ एक्रिलेट, मिथाइल मिथ एक्रिलेट। बच्चों बाकी की चीजें तो आपको पता ही है, मैं इसके यूजेस यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा जगह बना के। यूजेस याद रखना बच्चों, इट पहली बात तो इट इज ऑल्सो नोन एज, याद रखना, प्लेक्सीग्लास, और इसका दूसरा नाम है पर्सपेक्स, पर्सपेक्स, ठीक है, पर्सपेक्स भी है इसका नाम। प्लेक्सीग्लास आप सबको याद रखना है, ठीक है, ये याद रखना है। नाउ कहाँ यूज होता है बेटा, सबसे पहली बात तो ये एयरक्राफ्ट, विंडोज, उसके बाद में और एक पता था लेंसेज बनाने में यूज होता है, और आर्टिफिशियल ज्वेलरी बोलोगे उसको भी बनाने में ये यूज होता है, ठीक है। सो PMM आपको अच्छे से क्या रखना है, याद रखना है। नेक्स्ट सिंथेटिक रबर। अगर हम लोग बात करें सिंथेटिक रबर्स के बारे में, तो ये जो क्लास है इसको भी हम लोग यहीं पे कवर करेंगे, बिकॉज आपने देखा होगा मैंने क्लासिफिकेशन वाला पार्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। तो जो सिंथेटिक रबर्स है उसमें भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आता है बुना N, दूसरा आता है बुना S, इन सबके नाम, पूरे नाम क्या है वो भी हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, प्रिपरेशन भी कवर करेंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट आता है ब्यूटाइल रबर, ये सब सिंथेटिक रबर्स है, नेचुरल रबर्स नहीं, सिंथेटिक रबर है। और नेचुरल रबर का वल्कनाइजेशन करते तो वो तो बेटा सेमी सिंथेटिक हो जाएगा, दीज आर प्योरली सिंथेटिक रबर्स, मतलब इनका नेचुरल रबर से कोई लेना देना नहीं है। ब्यूटाइल रबर, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है वेरी इंपॉर्टेंट नियोप्रीन, और एक एक्स्ट्रा मैं सिखाने वाला हूँ जो है थायोकॉल, दिस इज नॉट फॉर बोर्ड स्टूडेंट्स, थायोकॉल वाला जो पार्ट है वो बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। तो इन सब का भी प्रिपरेशन मैं अभी सिखाने वाला हूँ। आपने देखा होगा मैं अभी तक जितने भी एग्जांपल्स आपको लाइन से सिखा रहा हूँ उन सब में आपने कहीं ना कहीं सिर्फ एडिशन देखा है, कंडेंसेशन आपने कहीं पे भी नहीं देखा। सिर्फ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एडिशन ऑफ पॉलीमर्स, एडिशन ऑफ मोनोमर, जिसमें डबल बॉन्ड है वो सिंपली ब्रेक होके जा रहा है। तो स्टूडेंट्स टेफ्लॉन कवर हो गया, उसके बाद में सेरम क्या होता है वो कवर किया, PMMA प्लेक्सीग्लास वेरी इंपॉर्टेंट, याद ही रखना है बिकॉज MCQ क्वेश्चन में पूछता है द मोनोमर व्हिच इज यूज्ड इन प्लेक्सीग्लास इज, बस आपका MCQ में ये ऑप्शन याद होना चाहिए। उसके बाद में सिंथेटिक रबर, ये चारों का मैं प्रिपरेशन अभी सिखाने वाला हूं, चारों नहीं 5 होगा, ये वाला हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी मैं सिखा रहा हूँ इन केस कभी JEE वालों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आप लोग इसका फोटो लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। Next one is synthetic rubbers. Synthetic rubbers. In case of synthetic rubbers, these are nothing to do with natural rubber, vulcanized rubber से इनका कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बुना S, सबके प्रॉपर्टीज और प्रिपरेशन प्रॉपर्टी यूजेस हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सुनो, बुना S की बात करें तो यहाँ पे दो मोनोमर है। सबसे पहली बात तो जो मोनोमर्स है उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे, मोनोमर्स कौन कौन से हैं। जो मोनोमर्स यूज्ड आर
one is styrene, first one is styrene, second one is butadiene, buta 1,3 डाइन, ये दो मोनोमर्स है। सो डेफिनेटली एक बात तो कंफर्म हो गया कि बुना एस इज व्हाट, कोपॉलीमर, इट इज नॉट अ होमोपॉलीमर, इट इज अ कोपॉलीमर। एंड सेकेंड थिंग, यहाँ पे बेटा सिर्फ एडिशन ही हो रहा है, सो इट इज अगेन एडिशन पॉलीमर और एडिशन पॉलीमराइजेशन व्हिच इज आल्सो नोन एज चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। अब इसका प्रिपरेशन या रिएक्शन देख लेते हैं। स्टाइरीन सबको पता है, स्टाइरीन मतलब बेंजीन के ऊपर क्या, विनाइल ग्रुप, दैट इज CH डबल बॉन्ड CH2। इसके अगर मैं n मोल्स ले लूं प्लस ब्यूटाडाइन, व्हाट इज ब्यूटाडाइन, 1,3 डाइन है, राइट, अलीन्स टाइप नहीं है। तो इस कंपाउंड का पॉलीमराइजेशन करना है, ब्यूटाडाइन कितने टाइम्स, ये भी n टाइम्स, सो ब्यूटा 1,3 डाइन। अगर हम लोग इसका पॉलीमराइजेशन प्रोसेस देखें तो क्या होगा जरा बताओ, आपको दिमाग लगाने, बाजू में भी ऐसा ब्यूटाडाइन होगा, तो ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो रहा है, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा या डबल बॉन्ड आएगा और ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा ऐसा। सो यू विल गेट व्हाट, लाइक दिस बेंजीन, जिसके ऊपर CH, यहाँ पे एक बॉन्ड होगा, यहाँ पे CH2 हो जाएगा, ये वाला CH2 लिखा मैंने, फिर नेक्स्ट ये वाला CH2, फिर ये CH आएगा बट यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ गया ये वाला, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और CH2 n टाइम्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बुना S। सो दिस इज योर कंपाउंड बुना S, ठीक है। चलो इसके बाद आता है नंबर 2, बुना N। इसका नाम क्या है, ब्यूटाडाइन स्टाइरीन और स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर, इसको SBR भी बोलते हैं, SBR, PBR नहीं, SBR, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर। और इसका अक्राइलोनाइट्राइल है, ये N का मतलब, और बुना का मतलब ब्यूटाडाइन, ठीक है। तो बुना N का मतलब क्या है, ब्यूटाडाइन अक्राइलोनाइट्राइल। तो इसमें जो मोनोमर्स यूज होंगे वो मोनोमर्स कौन से होंगे, मोनोमर्स आर, वन इज ब्यूटा 1,3 डाइन और दूसरा जो होगा वो होगा अक्राइलोनाइट्राइल, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो अगेन यहाँ पे कितने हैं मोनोमर्स, 2 है, सो इट इज गोइंग टू बी अ कोपॉलीमर, ये कोपॉलीमर हो जाएगा। दूसरा अगर कोपॉलीमर है, यहाँ पे बेटा कोई मॉलिक्यूल्स अभी तक एलिमिनेट होने वाले नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ आपको पहले एडिशन वाले सिखा रहा हूँ। सो एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनेगा, ऑल्सो नोन एज चेन चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, ठीक है। अभी इसका प्रिपरेशन देख लेते हैं। ब्यूटाडाइन जो अभी हमने यहाँ पे बनाया है 1,3 वाला है, इसके n मोल्स ले लिए हमने, फिर विनाइल साइनाइड या फिर अक्राइलोनाइट्राइल, ये हम लोग ने यूज किया था, याद है किसमें, पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल पैन, जिसका दूसरा नाम क्या था, ऑर्लोन या फिर एक्रिलेन, इसके भी n मोल्स ले लिए। अभी करना क्या है, ये यहाँ पे शिफ्ट, ऐसे शिफ्ट ही करते जाना है ऐसे, तो डेफिनेटली आपका जो पॉलीमरिक यूनिट होगा वो क्या होगा, CH2 CH CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये n टाइम्स से जुड़ जाएगा और यहाँ पे CH2 CH और यहाँ पे n टाइम्स और यहाँ पे आ जाएगा Cn, इसका नाम क्या है, बुना N, ठीक है। तो ये जो है, आपको मैं एक क्वेश्चन बोलता हूँ, प्लीज ध्यान से सुना। आप बोलोगे सर एंट्रेंस एग्जाम में क्या आता है, बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए तो गिव द प्रिपरेशन ऑफ बुना N, खत्म, दैट्स इट। बट एंट्रेंस स्टूडेंट्स के लिए which of the following is a copolymer, which of the following is prepared by addition polymerization, chain growth polymerization, what are the monomers involved in बुना N, सब पूछ लेंगे बेटा आपको। दूसरा जो जनरली थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन माना जाता है, which of the following is बुना N, और ऐसे 4 स्ट्रक्चर्स बना के देंगे। अभी जस्ट इमेजिन करो जो आपका नीट का पेपर होगा, एक पेपर है, उसके ऊपर ऐसे अगर 4 बार स्ट्रक्चर्स बनाए ना, अगर आपने क्वेश्चन तो रीड नहीं किया पर समझो आपने पेज टर्न किया और आपके सामने एक क्वेश्चन जिसमें इतने बड़े बड़े ऑप्शन है, ऐसे इसके जैसे 4 ऑप्शन है, कहीं पर डबल बॉन्ड, कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, ऐसे 4 ऑप्शन दिए हैं
और आपको पूछा है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप डर जाओगे, ठीक है ना। तो जनरली कैसा है, अगर हम लोग इसको क्वेश्चन के फॉर्म में डालें तो पूरा जो आपका पेपर का एक सेक्शन होगा ये पूरा ऑप्शन से चला जाएगा, तो स्टूडेंट्स को लगता है यार बहुत टफ है, तो बट जब आप क्वेश्चन रीड करते हो तब पता चलता है ये तो बहुत ईजी है। तो इसके लिए मैं आपको बोलता हूँ कि आपको ये फॉर्मूलाज भी अच्छे से प्रैक्टिस करके याद रखना है। अगर दोनों वी आर ह्यूमन बीइंग्स, इतना बड़ा फॉर्मूला कौन याद रखेगा, तो आप इतना याद मत रखो, एटलीस्ट ये याद रख लो कि ब्यूटाडाइन है और अक्रेलो नाइट्रेल है, बस इतना याद हो गया तो बेटा ये तो हम लोग बना सकते हैं ना। डेफिनेटली कोई इतना बड़ा स्ट्रक्चर याद नहीं रखेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, इतना कोई याद नहीं रखता है, बट मोनोमर्स अगर आपको याद है तो आप आराम से आंसर निकाल सकते हो। तो फिर इन दैट केस आपका 20-25 सेकेंड्स तक जा सकता है। बट अगर समझो क्वेश्चन ऐसा आया, द मोनोमर्स यूज्ड इन ब्यूना एंड आर डैश एंड डैश ब्यूटाडाइन, आप लोग खुद ही बोलोगे ब्यूटाडाइन एंड अक्रेलोनाइट्रेट, खत्म। तो हार्डली 5 से 7 सेकंड लगेगा, सर्कल करने के साथ 15 सेकंड में आपका वो सम क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो अभी हमने बुना एस खत्म कर दिया, बुना एन खत्म कर दिया, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे नियोप्रिन एंड ब्यूटाइल रबर, ठीक है। तो एक बार इसका फोटो ले। Okay students, so let us start with the third one, that is neoprene. Very important. Neoprene is also an example of synthetic rubber, ठीक है। चलो स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि इसके मोनोमर का नाम क्या है। इसका जो मोनोमर है उसका नाम है क्लोरोप्रीन। क्या नाम है? क्लोरोप्रीन। अब ये क्लोरोप्रीन क्या होता है? क्लोरोप्रीन का बेटा स्ट्रक्चर एक बार समझ लेते हैं, ठीक है, ध्यान देना। CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अगर मैं यहाँ पे Cl डाल दूं तो इसको क्लोरोप्रीन बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे CH3 डाल दूं तो उसको आइसोप्रीन बोलते हैं, जो कि नेचुरल रबर का पार्ट है, वो मैं आगे बताऊंगा। तो अभी हमको यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना है, इस कंपाउंड का नाम क्या है? क्लोरोप्रीन। इसका अगर आप चाहो तो IUPAC नाम भी लिख सकते हो, 1 2 3 4। तो इट इज गोइंग टू बी 2 क्लोरो ब्यूटा 1,3 डाइन, 2 क्लोरो ब्यूटा 1,3 डाइन, ठीक है। अगर मैं इसका पॉलीमराइजेशन कर लूं तो डेफिनेटली बच्चों ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे आएगा आपका CH2, फिर सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे Cl डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, वापस CH2 सिंगल बॉन्ड CCl डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे तो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका कितनी बार? n टाइम्स, ठीक है। सो दिस इज नोन एज नियोप्रीन, देन द मोनोमर इज क्लोरोप्रीन, ठीक है। IUPAC नाम मैंने इधर लिख दिया तो यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। वापस से बताओ, क्या ये होमोपॉलीमर है कि हेटेरो है? ये आपका होमोपॉलीमर है, यस, क्योंकि एक ही मोनोमर यूज हो रहा है। एंड दूसरा कौन सा है? एडिशन पॉलीमराइजेशन से ही ये बन रहा है, ठीक है। चेन ग्रोथ बोल सकते हैं, ये सब चीजें बार बार अभी मैं लिख रहा हूँ, याद रखना है आपको बच्चों। मैं तो लिख रहा हूँ बट आप लोग जब तक लिखोगे नहीं, याद रखना, इतना अच्छे से नहीं आएगा ये सब, ठीक है। द लास्ट वन इज ब्यूटाइल रबर, ठीक है। ये एक कोपॉलीमर है बिकॉज इसमें 2 मोनोमर्स है बेटा। मैं बताता हूँ क्या है। सबसे पहले इसमें यूज होगा आइसोब्यूटिलीन, ये आपका आइसोब्यूटिलीन है, ठीक है। इसको लिखने का थोड़ा सा मैं तरीका चेंज कर रहा हूँ, मैं इस CH3 को नीचे लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपका आइसोब्यूटिलीन बोलो या आइसोब्यूटीन बोलो, सेम ही है। प्लस इसका नाम क्या था? क्लोरोप्रीन था। अगर मैं यहाँ पे CH3 डाल दूं तो क्या हो जाएगा? आइसोप्रीन, तो वहां पे वही आने वाला है आइसोप्रीन। तो अभी आप ही सोचो नाम, स्ट्रक्चर कैसा होगा? यहाँ पे खाली CH3 आ जाएगा, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा। इसका नाम क्या है बच्चों? आइसोप्रीन है, इसका नाम है आइसोप्रीन, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसका पॉलीमराइजेशन करूँ तो क्या हो जाएगा? इसके पॉलीमराइजेशन से ये बॉन्ड आगे शिफ्ट करना है, इन दोनों के बीच में आ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे इसे, और सिर्फ आगे इसको बढ़ाते जाना और कुछ नहीं। तो CH2 सिंगल बॉन्ड C, CH3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड C, CH3। अभी जस्ट इमेजिन करो बेटा, अगर ऐसा स्ट्रक्चर 4 ऑप्शन बना के दे दे तो डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगेगा कि यार ये क्या हो गया, ठीक है। तो वहां पे अगर आपको मोनोमर्स याद नहीं है
तो डेफिनेटली आपको बेटा वहां पे ये आंसर्स का सही सही ये क्वेश्चन का सही आंसर निकालना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। सो इसमें मोनोमर्स जो है, मोनोमर्स वो है, एक है आइसोब्यूटीन, ठीक है, और दूसरा है आइसोप्रीन, ठीक है। दूसरी बात, क्या ये कोपॉलीमर है? यस, बट अभी भी यहां से कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स तो निकले नहीं सर। कभी निकलेंगे स्मॉल मॉलिक्यूल, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे। नाइलॉन नाइलॉन 6 जब पढ़ेंगे तब उसमें सब आएगा, डोंट वरी। बट मैं क्या बना रहा हूँ, जो 4 वीडियो लेक्चर्स बना रहा हूँ एकदम परफेक्ट ऑर्डर में बना रहा हूँ, ताकि आपको चीजें एकदम अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और अच्छे से आपको पता चलेगा हाँ ये वाला पार्ट अभी कवर हो गया। उसके बाद में ये एडिशन पॉलीमराइजेशन या फिर इसको चेन ग्रोथ भी हम लोग बोल सकते हैं। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया अच्छे से कंसेप्ट। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, ब्यूटाइल रबर। हाँ, अगर हम लोग बात करें थायोकॉल की, तो थायोकॉल जो है बेटा वो भी एक टाइप का रबर ही है। मैं यहाँ पे इसको समझा देता हूँ, बट दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान देना। थायोकॉल में क्या होता है, जो मोनोमर्स होते हैं, ध्यान देना जरा, मोनोमर्स जो होते हैं वो होते हैं एक तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, दोनों साइड में Cl, तो ये जेमिनल हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा इथिलीन, लीन आएगा, क्लोराइड बोलो या डाइक्लोराइड बोलो चलेगा, बिकॉज आपने इथिलीन बोल दिया है, ठीक है, इथिलीन डाइक्लोराइड। और साथ में आप ले सकते हो ये कंपाउंड Na2H2, ठीक है ना। यहाँ पे एक्चुअली पॉलीसल्फाइड भी होते हैं बहुत सारे, बट अगर हम लोग सिंपल थायोकॉल की बात करें तो Na2H2 भी काम चलाएगा अपना। तो अगर मैं इसका प्रिपरेशन छोटे से देख लूं बता, एकदम इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे Na, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, S बॉन्ड S, डाइसल्फाइड लिंकेज आएगा इसमें, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, यहाँ पे Na के ऊपर क्या आएगा, प्लस, ठीक है। ऐसे और भी मॉलिक्यूल्स होंगे बहुत सारे, तो ये जुड़ेंगे। इसके बाद में एक और मॉलिक्यूल यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है, ऐसा वाला, ठीक है। तो फाइनली प्लस एक मोर मॉलिक्यूल ऐसा लिखना है, फिर फाइनली क्या बनेगा, यहाँ से Na और यहाँ से Cl, यहाँ से भी Na और यहाँ से Cl, ऐसे मॉलिक्यूल्स में से NaCl निकलते जाएंगे, तो फाइनली बनेगा ये वाला कंपाउंड। ध्यान देना, CH2 CH2 S बॉन्ड S, CH2 CH2, ऐसे रिपीट होते जाएगा बच्चों बहुत बार, ठीक है। तो याद रखना, थायोकॉल में जो रिपीटिंग यूनिट होगा, रिपीटिंग यूनिट वो होना चाहिए ये वाला, ये आपका रिपीटिंग यूनिट होगा बच्चों, रिपीटिंग यूनिट होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका थायोकॉल का, दैट इज दिस। थायोकॉल वाला पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिनको लिखना है वो कैसे लिखेंगे, एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल ये, फिर वापस ये, तो फिर ये बनाना है आपको पॉलीमर बेटा। तो ये हो गया आपका कंसेप्ट ऑफ सिंथेटिक रबर। सो सिंथेटिक रबर्स का नेचुरल रबर से कोई लेना देना नहीं है, अभी तक मैंने नेचुरल रबर स्टार्ट नहीं किया है। अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने जो क्लासिफिकेशन सिखाया था, 2 मिनट ध्यान देना, क्लासिफिकेशन में नेचुरल, सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक स्टार्ट किया था। नेचुरल में बड़ा एक नेचुरल रबर करके था प्लांट सोर्सेज से, वो तो अभी तक मैंने सिखाया ही नहीं है। मैंने सिर्फ अभी तक कौन सा वाला पार्ट सिखा रहा हूँ, सिंथेटिक पॉलीमर्स का कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। सेमी सिंथेटिक भी अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया। तो जब तक सिंथेटिक आपने देखा होगा, मैंने 17-18 एग्जांपल लिए थे, जब तक वो खत्म नहीं होता तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे, ठीक है। सो ये हो गए जितने भी एग्जांपल दिए, आपने देखा होगा सिर्फ डबल बॉन्ड का शिफ्टिंग है, डबल बॉन्ड का शिफ्टिंग है। सो यहाँ हमने सिंथेटिक रबर्स को भी खत्म कर दिया। एट द सेम टाइम हम लोग ने एडिशन पॉलीमर्स के जितने एग्जांपल्स हो सकते थे मैंने बना के आपको बता दिए, ताकि आपके नोट्स एकदम परफेक्ट ऑर्डर में हो। और भी कोई होगा तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बट यहाँ पे हमारा ये सिंथेटिक रबर्स का कंसेप्ट खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे के पॉलीमर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो दिस इज योर लेक्चर नंबर 4। मेरे हिसाब से और 3 से 4 लेक्चर्स और बनेंगे, क्योंकि बहुत सारे अभी भी कंसेप्ट्स हमारे बाकी है, और एक लेक्चर तो मैं सिर्फ इसके ऊपर बनाऊंगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर्स। जनरली वो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाएगा अगर हम लोग जेई के एडवांस वाले स्टूडेंट्स की बात करें, ठीक है। सो टिल देन, थैंक यू स्टूडेंट्स।